हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड, क्या बोलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 34 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे की घटनाओं में बच्चन जी बताते हैं कि उनकी पत्नी श्यामा देवी का इलाज और दवा उनके मायके से ही हो रहा था, तो इनकी मनस्थिति क्या थी। कहते हैं कि ये लोग उनके आभारी थे और वहाँ हमको लज्जा भी थी, अर्थात दवा वहाँ चल रही थी, ये लोग पैसे के अभाव में दवा नहीं करवा पा रहे थे। आगे कहते हैं कि मेरी छोटी बहन को दौरों की वजह एक विचित्र बीमारी हो गई थी। बैठे खड़े चलते फिरते अचानक उसके मुंह से एक चीख निकलती और वह बेहोश होकर गिर पड़ती थी। कोई कहता हिस्टीरिया है, कोई कहता मिर्गी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, होम्योपैथ, ओझा, साधु, सन्यासी सबकी दवा दाय उपाय किए जाते थे, पर कोई लाभ न होता था। टोटके टामन, झाड़ फूक, पूजा पाठ, व्रत उपवास, जो बताया उसके लिए किया गया और कराया जाता, पर उसे दौरे आते जाते, जब तक अचानक वह सब कुछ किए धरे पर पानी फिर जाता। ऐसी स्थिति में एक बात अच्छी हुई, पानियर प्रेस में एक टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव एजेंट और संवाददाता की आवश्यकता हुई। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा और कुछ मेरी योग्यता, कुछ पिताजी के पूर्व संबंध से यह नौकरी मुझे मिल गई। मैंने विद्यापीठ की नौकरी छोड़ दी। 100 रुपये मासिक वेतन था। इंटर में यात्रा करने का किराया मिलता था और 3 रुपये प्रतिदिन ठहरने और भोजन के लिए भत्ता। काम था संयुक्त प्रांत के नगरों में जाना, कचहरियों से पायनियर के लिए कोर्ट नोटिस का विज्ञापन इकट्ठा करना। कहीं कचहरी में रोचक मुकदमे चल रहे हो तो उनकी रिपोर्ट भेजना और पायनियर के अस्थायी एजेंटों से मिलकर पत्र की खपत और बिक्री बढ़ाने की योजना बनाना। रुबाइयात के अनुवाद ने मेरे हृदय की बंद सुराही के मुंह से ढक्कन खींच लिया था और मदिरा की धार बह चली थी मधुशाला के रूप में। कूजा कविता, कूजा पत्रकारिता, कूजा मधुशाला, कूजा कचहरी, कूजा साकी, कूजा अखबार का एजेंट, कूजा शराब के जाम, कूजा पैसों का हिसाब किताब। मेरी आर्थिक मजबूरियों ने कैसे मानसिक द्वंद्व और तनावों के बीच मुझे काम पर भेजा था, इसे मेरे अतिरिक्त केवल 2 व्यक्ति जानते थे, एक श्यामा और किसी अंश में मुक्त जी को कुछ दिनों से मेरे घर आने लगे थे और मेरे सृजन में रुचि रखते थे। पर मैं अपने काम पर विशेष होकर किसी पराजित भावना से अभिभूत होकर बलि के बकरे के समान नहीं गया। मैं गया समरोन्मुख योद्धा के झोंके में। जीवन ने मेरे कवि को चुनौती दी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कवि किस धातु का बना है, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। यदि मेरे कवित्व में कुछ दम है तो उसे दुनिया के प्रबल से प्रबल झोंके झटकोरे नहीं उखाड़ सकते, और अगर वह निष्प्राण है तो उसका जल्दी से जल्दी मेरे अंदर से निकल जाना मेरे हित में होगा। फिर मैंने जीवन और काव्य को अलग कब माना है। यदि मेरा जीवन ही काव्य नहीं है तो कवित्व नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं है। कवित्व यदि कमल है तो जीवन जल है। कीचड़, कादो, शेवार, बदबूदार और उनमें किलबिलाते कृमि कीट, सरीसृप और उस पर उछलते उतराते गंदे मंडूक, अपरूप के कीड़े, तल में पड़े छोटे बड़े घोंगे घोंगिया, काई खाई सिपिया। मंद कवियशः प्रार्थी लेना चाहेगा और नाग भव सिकोड़ेगा उस पंख में जिसमें इसका मूल है, जो सरसिज कवि को
कुचल कर अपना सिर ऊपर नहीं उठाएगा। वह कागज का होगा, प्लास्टिक का, नकली, निर्जीव, निर्वास, निःअस्तित्व, निःसत्व। मुझे अपने काव्य की ध्वनियाँ जजों, मुहर्रिमों, वकीलों, गवाहों के बहस मुबाहसों, कचहरी के हुक्कामों, रजिस्ट्रारों से लेकर चपरासियों तक के तकरारों, स्टेशन स्टेशन के फेरी वालों के नारों पुकारों, शहर शहर की गली गली के शोरगुल और होटलों, भोजनालयों, ढाबों में इकट्ठे होने वाले तरह तरह के मुसाफिरों के बीच की सुननी होगी। सुन सकेगा? न कभी सुना हो तो क्या हुआ, कविता जाए तो जाए। सजीव कविता घर में रोगी पड़ी है, प्रतिदिन छीड़ होती, पीली पड़ती। तनख्वाह इस नौकरी में अच्छी मिलेगी, श्यामा का मालूक इलाज हो सकेगा। उसको इस घर से क्या मिला? शायद 2 वक्त रूखे सूखे भोजन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं। कपड़े वह अपनी ज़रूरत के अपने मायके से लाती रही। जो दे सकती थी उसी ने सबको दिया है। गहने अपनी देवरानी को, रुपए जब तक मुझे, बड़ों को आदर, छोटों को स्नेह। मैं ही 7 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन में उसे क्या दे सका हूँ? कपड़े के नाम पर एक खादी की धोती, गहने के नाम पर हरे नीम के सीक से बनी अंगूठी, जो मैंने एक दिन मजाक में उसकी उंगली में डाल दी थी और वह बच्चों से खुश हो गई थी। अब मुझे न करीने की नौकरी मिली है, मुझे मौका मिला है कि मैं श्यामा के लिए कुछ कर सकूं, मैं उसे कुछ सुख दे सकूं, वह कुछ सुख देख सके। फिर भी जिस दिन मैं घर से जाने लगा, श्यामा प्रसन्न नहीं थी। सच कहूँ तो उदास थी। उसे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। चलते समय उसने कुछ देर मुझे देखा, जैसे आंखों से कहा, तुम मेरे पास पाकर कम पैसे में जितनी संतुष्ट थी उतनी तुम्हें दूर जाकर ज़्यादा पैसों में कभी न हो सकूंगी। हे उत्तरा के धन हो, रहो तुम उत्तरा के पास ही। फिर जैसे उसने सोचा हो कि मेरा ज़्यादा पैसा कमाना कुछ उसी के लिए तो नहीं, परिवार की भी आवश्यकता है, उसने खुश होकर मुझे विदा दी। जब एक एंग्लो इंडियन दिल्ली के टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव करेस्पॉन्डेंट का रूप बना, हाथ में ब्रीफ केस ले मैं चलने को हुआ, तो रुबाइयात उमर खयाम के अनुवाद और मधुशाला की कापियाँ ने मुझे दयनीय दृष्टि से देखा। हमें छोड़े जाते हो? और मैंने दोनों कापियाँ अनायास उठाकर अपने ब्रीफकेस में डाल ली। मुझे इंटर का किराया मिलता था, मैं 3rd में सफ़र करता। किसी शहर में पहुंचता तो उसके सबसे सस्ते होटल में ठहरता। सफ़र खर्च और भत्ते से जो बचता, 10-12 रुपये मनी ऑर्डर से घर भेज देता। दिलचस्प मुकदमों की रिपोर्ट मेरी अच्छी होती। डेसमंड यंग, जो बाद को रोमेल की रोचक जीवनी लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए, उन दिनों पायनियर के संपादक थे, मेरी प्रशंसा करते थे। उन दिनों कचहरियों के रजिस्ट्रारों में भी राष्ट्रीय भावना काम करने लगी थी। वे दमनकारी सरकार पक्ष दोषी पत्र को विज्ञापन भेजने में टाल टूल करते। अखबार की बिक्री भी मेरे प्रयत्नों से न बढ़ी। दिन भर काम की दौड़ धूप में रहता, रात को होटल में लेटकर क्या करूं, रुबाइयात के अनुवाद को स्वच्छ अक्षरों में लिखता था, या दिन की दबी हुई किसी प्रेरणा को मधुशाला की चतुष्पदी में उभारता। अखबार का एजेंट कुछ देर के लिए अनुभूतियों का कवि बन जाता। इसी को नियत का संकेत कहते हैं। दिल्ली के निकट के किसी शहर में था, खुर्जा, मेरठ या मथुरा में। एकाएक ख्याल आया, शनिवार का दिन है, 2 घंटे का सफ़र है, क्यों न दिल्ली पहुंचूं, श्री कृष्ण को मिलूं, इतवार उसी के साथ बिताऊं, उसे अपना रुबाइयात उमर खयाम का अनुवाद सुनाऊं। यह रचना उसे भी प्रिय थी। कुछ
श्री कृष्ण को क्रांतिकारियों से सहानुभूति है, यह मैं शुरू से जानता था। कालांतर में यह भी मैंने जाना कि उसका क्रांतिकारियों से संपर्क है। 2-3 बार उसने मेरे पास ऐसे क्रांतिकारियों को भेजा था, व्यक्तिगत पत्र देकर। मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, किसी निजी काम से इलाहाबाद जा रहे हैं, अपने पास 1-2 दिन को ठहरा लो। श्यामा अक्सर बीमार होकर अपने पिता के यहाँ रहती। मेरे पास 2 अपने कमरे थे, किसी को ठहरने की असुविधा न होती। धनवंतरी मेरे पास ठहर चुका था। उसकी जेबों में पिस्तौल की गोलियां ऐसे भरी रहती थी जैसे मूंगफली के दाने। भगवती चरण की विधवा पत्नी दुर्गा भाभी अपने छोटे पुत्र को लेकर एक बार मेरे यहाँ ठहरी थी, जिसे जहाँ तक मुझे याद है वे सुशील नाम से पुकारती थी। और एक बार तो शायद चंद्रशेखर आज़ाद भी मेरे साथ ठहरे थे। तब तो मुझे पता न लगा था, पर जब मैंने यशपाल का दादा कॉमरेड पढ़ा तब मुझे निश्चय हो गया कि यदि दादा कॉमरेड में यशपाल ने चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र खींचा है तो जो व्यक्ति मेरे यहाँ आकर ठहरा था वह आज़ाद ही था। श्री कृष्ण ने मुझे बताया था कि उसने तो यशपाल को भी, जब वे फरारी की हालत में थे, उसके घर दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रवाना होने लगे थे, मेरा पता देकर मेरे यहाँ ठहरने को कहा था। साथ में मेरे लिए एक किताब भेजी भी थी। लेकिन इलाहाबाद पहुंचकर यशपाल किसी कारण अपना नाम सावित्री देवी रख लेने वाली आयरिश महिला के साथ ठहर गए, जो हेवेड रोड पर कृष्ण पृष्ठ के ऊपर वाले कमरों में रहती थी, और उसी रात को वहीं से गिरफ्तार भी हो गए। ऐसा याद पड़ता है कि अदालत में ये पूछे जाने पर कि सावित्री देवी की मुलाकात आपसे कहाँ हुई थी, यशपाल ने कहा था एक ट्रेन यात्रा में। उसी रात यदि यशपाल मेरे साथ आकर ठहरते तो मेरे घर से गिरफ्तार हुए होते तो मेरा भी इतिहास कुछ दूसरा होता। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं कितने दूरगामी परिणामों तक पहुंचाती हैं या उनसे बचा लेती हैं। यशपाल जिन दिनों नैनी जेल में थे, उन दिनों उनको गुप्त रीति से पत्र पुस्तकें पहुंचाने, जेल से लिखे हुए पत्र कहानियाँ आदि को बाहर निकलवाने में श्री कृष्ण के आदेश पर मैंने भी कुछ भूमिका अदा की थी। कभी कभी अपने को खतरे में डालकर क्रांतिकारियों में उन दिनों एक लड़की का नाम लिया जाता था, प्रकाशो। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, इस आत्मकथा की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।